प्यारे बच्चों, पिछले पीरियड में हम लोगों ने अतीत में दबे पांव ओम थानवी द्वारा लिखित पाठ को पढ़ रहे थे, जिसमें 1930 के आसपास खुदाई से प्राप्त मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, जिसे सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जाना जाता है, के विषय में पढ़ रहे थे। हम लोगों ने पढ़ा कि मोहनजोदड़ो का नाम मोहनजोदड़ो क्यों पड़ा। मोहनजोदड़ो अर्थ होता है मुर्दों का टीला, क्योंकि पूरा शहर जो सिंधु नदी के किनारे बसा वो ईंटों से बने हुए टीलों के ऊपर बना हुआ था, और उन टीलों के ऊपर बने हुए बसे हुए बसाहट में जब प्राकृतिक विपदा के कारण शहर पूरा उधड़ गया, मुर्दों की बस्ती बन गई, इसीलिए उसे मुर्दों का टीला कहा जाता है। यद्यपि सिंधु घाटी का पूरा क्षेत्र वह मैदानी क्षेत्र है, परंतु ये ईंटों के टीलों में बसा हुआ एक महान नगर था और लगभग 5000 पूर्व में इसका निर्माण हुआ था, इसलिए इसे मोहनजोदड़ो के नाम से या मुर्दों का टीला के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा भी लगभग वहाँ से 100 मील की दूरी पर है और 2600 हेक्टेयर ज़मीन के आसपास उस महानगर का निर्माण हुआ था, और उस महानगर की जो योजना थी वो आज के संभ्रांत महानगरों के समान ही योजनाबद्ध बनाई गई थी, इसलिए वो अनुकरणीय है। वहाँ की इमारतें, वहाँ की सड़कें, वहाँ के पानी की निकासी की व्यवस्था, वहाँ के कमरे, वहाँ के स्नानागार, ये सब जो थे वो साधारण नहीं थे, उच्च स्तरीय थे। और वहाँ से ये पता चलता है कि उनका जीवन स्तर में दिखावटी का नहीं, बनावटी का नहीं, बल्कि समाज के लिए सबसे सस्ता और महत्वपूर्ण उपयोगी चीज़ों का निर्माण, रहन सहन के स्तर का श्री गणेश उस मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की संस्कृति में दिखता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि इमारतें कैसी थी, सड़कें कैसी थी, नाली का निर्माण कैसा हुआ था, स्नानागार कैसे थे, और वहाँ पे जो बौद्ध स्तूप मिला था जो लगभग 2600 साल पहले का ऐसा माना जाता है, जहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए भी स्थान था। उसके सामने ही गढ़ था। गढ़ तात्पर्य ये कि जो व्यापारी वर्ग थे या प्रशासनिक वर्ग के जो अधिकारी के रहने का जो मकान था वो गढ़ के क्षेत्र में कहलाता था, और उसके विपरीत और छोटे छोटे मकान थे। दोनों मकानों का और दोनों के सड़कों का और स्नानागार का कमरों के निर्माण में थोड़ा सा अंतर पाया गया है, चूँकि जो प्रशासनिक अधिकारियों के रहने सहने का और उनके आने जाने के लिए जो सड़कों का निर्माण था वो बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें थी और उसका स्तर अलग था। और बौद्ध स्तूप और गढ़, ये दोनों के बीच में मानो एक चार दीवारी थी, जहाँ पर धर्म सत्ता और राज सत्ता मिलकर सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए, संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, वहाँ के व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, वहाँ की शांति सौहार्द को बनाए रखने के लिए विचार विमर्श करते थे। हम खेतीबाड़ी के बारे में भी पढ़े थे कि वहाँ पे गेहूँ, बाजरा, जौ, रबी फसल की खेती होती थी। कपास का उत्पादन करके सूती कपड़ों का निर्माण होता था, उसके रंगों का काम भी होता था और उसका निर्यात भी किया जाता था, व्यापार होता। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को खुदाई करने वाले पुरातत्ववेताओं में काशीनाथ दीक्षित एक महान पुरातत्ववेता थे, और जब खुदाई हुई उसको पुरातत्ववेताओं के नाम से उसका नामकरण कर दिया गया है। जैसे डीके हल्का माने होता है एक क्षेत्र विशेष, जिसको एक हल्का कहते हैं। जैसे आजकल हम लोग को जब पटवारी होता है गांव में, वो पटवारी के एक क्षेत्र को जिन के क्षेत्रों के खेती बाड़ी मकान के जो पूरा खाता बही जो रखता है उसको हल्का कहते हैं। उसी प्रकार जो पुरातत्ववेत्ता थे जो खुदाई का काम करते थे उसमें बड़े बड़े विद्वान हुए, उसमें मार्शल भी आए, ये काशीनाथ दीक्षित भी थे। तो काशीनाथ दीक्षित के नाम पर 2 एरिया को रखा गया, जिसे एक के एरिया को, एक हल्का को डीके हल्का कहा जाता था और एक हल्का को डीके जी हल्का के नाम से जाना जाता था। डीके जो एरिया था वो सड़क से संबंधित जो खुदाई हुई थी, सड़क जो प्राप्त हुए थे और स्नानागार जो प्राप्त हुए थे
और इमारतें जो जो वो डीकेजी में आता है। पहले में डीके में सड़क और सड़क का निर्माण और जल निकासी की जो व्यवस्था है उसका चित्रण हुआ है। सड़कों के बारे में पुरातत्ववेत्ता काशीनाथ दीक्षित ने लिखा है कि सड़कें लगभग 30 फीट चौड़ी होती थी और सड़कें सीधी चलती थी और कहीं कहीं आड़ी होती थी। सड़कों के किनारे नालियाँ बनी होती थी और वो नालियाँ, पानी निकासी के लिए नालियाँ, वो ईंटों से ही ढका जाता था मजबूती से, और इससे एक बहुत सुंदर सड़क मार्ग का निर्माण होता था और पानी निकासी की व्यवस्था होती थी। और उसकी विशेषता ये थी कि सड़कों पे जो मकान थे वो किसी भी मकान का दरवाज़ा सड़क की ओर नहीं खुलता था, पीछे खुलता था, और पीछे से फिर गलियां होती थी, छोटी छोटी सड़कें और होती थी। उन गलियों के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारी या लोग अपने अपने घर में प्रवेश करते थे। और वो जो मकान होता था उस मकान में बड़े कमरे भी होते थे, सीढ़ियाँ भी होती थी और इस रसोईया घर भी होता था, और वो लोगों के स्तर, जीवन स्तर को देखकर उसका निर्माण होता था। पानी निकासी के लिए पानी सीधा हौज में आ जाता था, हौज के माध्यम से बाहर जो सड़क था उस सड़क के मुख्य नालियों में आ जाता था और पानी की निकासी की व्यवस्था हो जाती थी। डीके हल्का में इस बात का चित्रण हुआ है, सड़क का और पानी निकासी की व्यवस्था का, और अंदर में और छोटी जो सड़कें होती थी उसका। और डीकेजी एक हल्का था जिसमें पुरातत्ववादी काशीनाथ दीक्षित ने जो इमारतें जो बनी हुई थी उन इमारतों का क्षेत्र आता है। इमारतें उस क्षेत्र में मोटी मोटी होती थी। वो मोटी मोटी दीवारों को देखकर ऐसा अनुमान लगाते हैं कि ये 2 मंजिलें ऊपर जाती थी, और मंजिल ऊपर जाने के लिए उसको बोझ को संभाल कर रखने के लिए वजन को दीवारें मोटी होती थी। पत्थरों का उपयोग कम हुआ है, ईंटों का प्रयोग बहुत ज़्यादा हुआ है। तो मोटी मोटी दीवारों को देखकर ऐसा लगता है कि ये ऊपरी मंजिल निर्माण के लिए किया गया था। यहाँ पर एक मुखिया घर भी होता था। मुखिया घर में 2 आंगन होते थे, 2 आंगन, और उसके बाद एक एक मुखिया घर में 20-20 कमरे होते थे, और 20-20 कमरे और छोटे छोटे होते थे। छोटे छोटे कमरे इसलिए होते थे कि आबादी को पर्याप्त रहने का स्थान दिया जाए, इसलिए कमरे छोटे रखे जाते थे। स्नानागार भी थे। स्नानागार बड़े खुले और कुओं के नज़दीक होता था ताकि पानी लेने में भी किसी प्रकार की कोई असुविधा मत हो, स्नान करने जाने के लिए भी उनको कोई असुविधा मत हो, पानी को यहाँ से वहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में भी कोई असुविधा मत हो। इसलिए स्नानागार के समकक्ष ही कुओं का निर्माण होता था। तालाब भी होते थे। तालाब 20 फीट लंबा और 25 फीट चौड़ा होता था, जिसमें शुद्ध जल के लिए अलग रास्ता बना होता था, निकासी के लिए नालियाँ बनी होती थी, और गंदे जल के बाहर करने के लिए भी अलग नालियाँ होती थी। तो डीकेजी एरिया में पुरातत्ववादी काशीनाथ दीक्षित ने जो इमारतें थी उसका उल्लेख किया है। इमारतें कैसी थी? मोटी थी, बड़ी बड़ी छोटी थी, मान लो डबल मंजिल की ओर जा रही हैं। वहाँ मुखिया घर भी होता था जिसमें 20 कमरे होते थे, स्नानागार भी होता था, सीढ़ियाँ भी बड़ी बड़ी चौड़ी होती थी। ये डीकेजी एरिया में आता है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को देखकर हमको राजस्थान की याद आती है। राजस्थान में अभी भी गेहूँ बाजरा की खेती की जाती है, और दूसरा वहाँ का राजस्थान में स्थित कुलधारा गांव जो है वो इस बात का प्रतीक है, मानो वो मोहनजोदड़ो के समान हो। कहा जाता है कि कुलधारा के बासिंदों का वहाँ के राजा के साथ झगड़ा हुआ, संघर्ष हुआ, टकराव हुआ, और वो पूरे के पूरे गांव को छोड़कर बाहर चले गए। अभी भी वहाँ के जो चबूतरे हैं, जैसे चबूतरे मोहनजोदड़ो में देखने मिलते हैं, वैसे ही चबूतरे वहाँ भी बने हुए हैं। वो चबूतरे अब खाली हैं, जनहीन है, मानो प्रतीक्षा कर रहे हों कि यहाँ के बसने वाले लोग लौट के आ जाएं और ये कुलधारा गांव फिर आबाद हो जाए। पंजाब प्रांत में, हरियाणा में और गुजरात में भी इसी प्रकार के कुएं, जैसे मोहनजोदड़ो में जो कुंड पाए जाते हैं, कुएं तालाब पाए जाते हैं, और मकान जैसे पाए जाते हैं ईंटों से बने हुए, उसी प्रकार के आज भी दिखते हैं, मानो मोहनजोदड़ो की याद दिलाते हैं। जो विदेशी पुरातत्वविद थे मार्शल ने, उन्होंने एक प्रबंध काव्य लिखा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की संस्कृति को आधार बनाकर,
और वहाँ के 100 साल पहले प्रयोग में लाए जाने वस्तुएं कैसी थी और आज उसका परिवर्तित रूप कैसा है, उसका बड़ा तुलनात्मक चित्रण मार्शल जी ने किया है। अजायब घर भी मिला वहाँ मोहनजोदड़ो में, खुदाई में। अजायब घर उस स्थान को बोलते हैं जहाँ पर अजनबी चीज़ों को रखा जाता है। अजनबी इसलिए कि वो बहुत बहुमूल्य है और एकाध ही नज़र आते हैं। तो वहाँ अजायब घर में, यद्यपि उसमें लिखा है किताब में कि वहाँ की मुख्य मुख्य चीज़ें वहाँ से लंदन में और दिल्ली में और पाकिस्तान के अजायब घरों की शोभा बढ़ा रही है, क्योंकि वो लोग ले गए हैं। जो बची हुई चीज़ें हैं वही अजायब घर में, मोहनजोदड़ो के अजायब घर में प्राप्त हुआ मिलता है। उसमें है मिट्टी के सुंदर सुंदर बर्तन, सुई, तांबे का दर्पण और केस कज्जा करने की चित्रकारी, वाद्य यंत्र और छोटी छोटी मूर्तियाँ, ये सब चीज़ें मिलती है। और इन चीज़ों को देखकर इन पुरातत्ववेदाओं ने कहा कि सौंदर्य बोध का बड़ा सुंदर ज्ञान था मोहनजोदड़ो के बासिंदों को। सौंदर्य बोध से तात्पर्य ये कि सुंदर बनने के लिए व्यक्ति को और समाज को सुंदर बनने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो उन चीज़ों को देखने पर ये जो समझ में आता है कि वहाँ के लोगों को कला और संस्कृति का बड़ा बारीक ज्ञान था। क्योंकि नक्काशी और जो चित्र मिलते हैं, छोटी छोटी नक्काशियाँ और छोटे छोटे चित्र, मनुष्यों के चित्र और रंगीन चित्र जो मिलते हैं, उसको देखकर और खिलौनों को देखकर, मिट्टी से बनी हुई गाड़ियों को देखकर और छोटी छोटी भगवान की मूर्तियों को देखकर ऐसा लगता है कि वहाँ सौंदर्य बोध का बड़ा सुंदर ज्ञान था लोगों को, कि जीवन को कैसे सुंदर बनाया जाता है, किन किन चीज़ों से बनाया जाता है। जैसे एक श्रृंगार का चित्रण है, श्रृंगार करने के लिए आईने की ज़रूरत पड़ेगी, तो आईने की जब ज़रूरत पड़ेगी तो तांबे का बना हुआ शीशा था, आईना था, उसमें प्रतिबिंब दिखाई पड़ती थी, जो केस सज्जा करने के लिए ज़रूरत थी। कंघी भी मिला वहाँ के अजायब घर में, तो वो सौंदर्य बोध का कंघी करने के बाद को हम संवारते हैं। पिन भी मिला, मालाएं मिली, श्रृंगार के लिए मालाएं भी चाहिए, तो मनकों से बने हुए पत्थरों से, चमकदार पत्थरों से बने हुए माला भी मिले, जो इस बात का परिचय देते हैं कि यहाँ सौंदर्य बोध पर भी गहरा ज्ञान था। तो एक प्रश्न और इसमें सुंदर उठता है कि वहाँ के अजायब घर में हथियार मिले, परंतु बड़े हथियार नहीं मिले, छोटे छोटे हथियार मिले। तो प्रश्न ये उठता है कि वहाँ के लोगों में अनुशासन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था, इसीलिए वहाँ सैन्य व्यवस्था नहीं थी। सैन्य व्यवस्था यानी सुरक्षा के लिए व्यवस्था, और सुरक्षा करने वाले प्रहरियों के लिए बड़े बड़े हथियारों की ज़रूरत पड़ती है, परंतु वहाँ पे हथियारों का नामो निशान नहीं था। मिला था छोटे छोटे चाकू मिले थे। यानी वहाँ के लोग अनुशासन प्रिय थे, और इतने अनुशासन प्रिय थे कि वहाँ सुरक्षा व्यवस्था की ज़रूरत ही महसूस नहीं की जाएगी। वहाँ पे एक प्रश्न और बड़ा सुंदर वहाँ से उठता है इस पाठ को पढ़ने से, कि वहाँ आडंबर नहीं था, समाज पोषित था। यानी वहाँ पे भव्य महल नहीं मिले, बड़े बड़े दिखावटी बनावटी, या बड़े बड़े मंदिर नहीं मिले, या राजाओं के संतों की समाधियाँ नहीं मिली। छोटे छोटे मकान, आवश्यकता अनुसार जरूरी चीज़ें जो महंगी नहीं, सस्ती हो, मजबूत हो, इन्हीं चीज़ों का बड़ा राजा का मुकुट भी बड़ा छोटा होता था। इसको देखकर ऐसा कहा गया कि वहाँ भव्यता या आडंबर का कोई स्थान नहीं था, बल्कि समाज के लिए अनिवार्य चीज़ों को ही प्रमुख स्थान दिया गया। तो मोहनजोदड़ो पाठ को पढ़ने से जो मुख्य मुख्य बातें जो आई, वो उसको अब बताया मैं। अब हम देखते हैं तो प्रश्न कौन कौन से महत्वपूर्ण उठते हैं। तो वहाँ का सौंदर्य बोध पर एक प्रश्न उठता है कि वहाँ आडंबर नहीं थे, इस पर प्रश्न उठता है। वहाँ कौन कौन सी चीज़ें पाई गई, इस पर उठता है। वहाँ की सड़कों का निर्माण कैसे हुआ, जल निकासी की व्यवस्था कैसे हुई, बौद्ध स्तूप का निर्माण कैसे हुआ था, टीलों का निर्माण क्यों किया गया, ये महत्वपूर्ण जितने भी प्रश्न हैं मैंने इस व्याख्यान के दौरान बताया है। तो पूरा पाठ में बेटा मोहनजोदड़ो, पुरातत्व लोगों ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को बाहर निकाला, खुदाई करके निकाला। वहाँ की इमारतें, वहाँ की सड़कें, वहाँ की कला संस्कृति और वहाँ का बौद्ध स्तूप, वहाँ का खेती व्यापार और जल निकासी की व्यवस्था और स्नानागार का निर्माण
और वहाँ का अजायब घर में क्या क्या मिला, सौंदर्य बोध किसको कहते हैं, सौंदर्य बोध अर्थात सुंदर बनाने के लिए, शरीर को और समाज को सुंदर बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें होती है, इसका पूरा उल्लेख मैंने किया है। कुल मिला के मोहनजोदड़ो की सभ्यता को यदि और खोजा जाता, चूँकि सिंधु नदी के किनारे था और खुदाई का कार्य चल रहा था, तो सिंधु नदी के पानी का प्रभाव उस खुदाई में पड़ रहा था और धसकने का और डर था, इसलिए उसकी खुदाई को वहीं रोका गया। नहीं तो हम एक अतीत के बहुत बड़ी सभ्यता से और परिचित होते। परंतु जितना भी हुए हैं वो भी इस गौरव को प्रदान करने के लिए पर्याप्त है कि हमारी भी सभ्यता यूनान और रोम की तरह प्राचीन और सभ्य सभ्यता थी, जहाँ की व्यवस्था आज भी अनुकरणीय है, जहाँ पर तकनीकी का नहीं बुद्धि का प्रयोग करते हुए महान इमारतों का निर्माण हुआ है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ अतीत में दबे पांव प्रथम भाग पहले पढ़े थे, आज द्वितीय भाग को पढ़े। अब इस पाठ को आप एक बार आप लोग पढ़ लीजिए और इसका जो प्रश्न उत्तर है इसका मैं आप लोग को भेज दूंगा PDF पर। और इस प्रकार वितान पाठ में जितने थे वो पाठ भी हो गए, आरोह में भी जितने पाठ थे वो सब पूरे हो गए। तो वितान और आरोह का पूरा पाठ्यक्रम पूरा हो चुका है। निबंध लेखन, पत्र लेखन, अपठित गद्यांश भी पूरा तो हो चुका है। इस प्रकार लगभग हम बिल्कुल 95% पाठ्यक्रम जो इस साल निर्धारित हुआ है वो पूरा कर चुके हैं। अब ज़रूरत है आपको मेहनत करने की, डटकर मेहनत कीजिए। अब केवल रिवीजन और जहाँ कुछ छूटा होगा उसको खोज कर पढ़ने का काम करेंगे। मेहनत आपको करना है, खूब मेहनत कीजिए बेटा।